नमस्कार। नमस्कार। 1857 का वो संग्राम उसने ब्रिटिश राज को हिला तो दिया था। हालांकि वो उसे दबाने में कामयाब रहे, लेकिन हाँ, उसके बाद ना एक नई सोच, एक राष्ट्रीय चेतना जैसे सुगबुगाने लगी थी। और इसी माहौल में करीब 30 साल बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। आज हम इसी शुरुआती दौर को थोड़ा खंगालेंगे, मतलब 1885 से 1905 तक का वक्त। कांग्रेस क्यों बनी, शुरू में क्या चाहते थे वो लोग, और कौन बड़े नेता थे, क्या विचार थे। हमारे पास इस पर कुछ नोट्स हैं, कुछ जरूरी बातें हैं, तो इनके आधार पर हम भारतीय राष्ट्रवाद के इस पहले अहम पड़ाव को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो कांग्रेस बनने से ठीक पहले माहौल कैसा था? मतलब 1857 के बाद तो अंग्रेजों ने पकड़ और मजबूत कर ली थी, है ना? हाँ, बिल्कुल, वो तो था ही। नियंत्रण काफी कड़ा कर दिया था उन्होंने। हाँ। लेकिन साथ ही कुछ और चीजें भी हो रही थी, जैसे रेलवे, डाक तार, इनसे देश जुड़ रहा था। हाँ, कम्युनिकेशन आसान हो गया। बिल्कुल। और अंग्रेजी शिक्षा से एक पढ़ा लिखा मिडिल क्लास तैयार हो रहा था, जो अब सवाल कर रहा था। अच्छा, और इस माहौल को ना उस वक्त के अखबारों ने और हवा दी। केसरी था, अमृता बाजार पत्रिका, द हिंदू, ये सब राष्ट्रवादी विचार फैला रहे थे। जी। और ये भी याद रखना चाहिए कि कांग्रेस एकदम से नहीं आ गई थी, उससे पहले भी संस्थाएं थी, जैसे दादा भाई नौरोजी की ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी 1866 में। हाँ, सुना है। या सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की इंडियन एसोसिएशन 1876 में। पूना सार्वजनिक सभा भी थी। तो इन्होंने, आप कह सकते हैं, एक तरह से जमीन तैयार कर दी थी कांग्रेस के लिए। यानी एक बेस बन चुका था। और फिर आई वो तारीख 28 दिसंबर 1885, बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। 72 लोग जमा हुए और कांग्रेस का पहला सेशन हुआ। और बनाने वाले थे एक रिटायर्ड ब्रिटिश अफसर, A.O. ह्यूम, ICS से थे वो। जी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और पहले अध्यक्ष बने W.C. बैनर्जी। यहाँ वो सेफ्टी वाल वाली बात भी आती है ना, कि ह्यूम और वाइसरॉय डफरिन इसे बस गुस्सा निकालने का एक जरिया बनाना चाहता था। हाँ, देखिए, ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी एक एंगल है, कुछ इतिहासकार मानते हैं, खासकर ब्रिटिश नजरिए से। जी। पर शायद जो भारतीय संस्थापक थे, जी, उनके लिए ये एक सोची समझी रणनीति थी। अच्छा। कि भाई अंग्रेजों के ही कायदे कानून में रहकर उन्हीं से सुधार मांगे, उनके न्याय पर भरोसा दिखाते हुए। यही कांग्रेस का वो पहला दौर था जिसे हम कहते हैं नरम दल, मॉडरेट फेज, 1885 से 1905। हाँ, मॉडरेट्स। इसमें बड़े नाम थे, दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। जी। इनका तरीका था अर्जियां देना, प्रस्ताव पास करना, डेलीगेशन भेजना, मतलब अपील करना, रिक्वेस्ट करना। हाँ, बिल्कुल, सहयोग करके सुधारों की मांग करना। और मांगे क्या थी इनकी मुख्य रूप से? मांगे काफी प्रैक्टिकल थी। जैसे कि सिविल सर्विस का एग्जाम भारत में भी हो, इंग्लैंड के साथ साथ, ताकि भारतीयों को भी बराबर मौका मिले। बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीयों की भागीदारी बढ़े, सेना पर जो भारी खर्चा हो रहा है वो कम हो, और हाँ, भारतीय उद्योगों को प्रोटेक्शन मिले। ये दिखाता है कि शुरू से ही इकोनॉमिक मुद्दे, मतलब आर्थिक राष्ट्रवाद, एजेंडे पर था। यहाँ दादा भाई नौरोजी का जिक्र फिर से करना पड़ेगा। उनकी वो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ये सिर्फ एक इकोनॉमिक थ्योरी नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी किताब थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1901 में आई। उन्होंने पहली बार आंकड़ों से, लॉजिक से ये साबित किया कि ब्रिटिश राज भारत को लूट रहा है। हाँ, कि भारत का पैसा लगातार ब्रिटेन जा रहा है। जी। इसने पढ़े लिखे भारतीयों की आंखें खोल दी, ब्रिटिश राज की न्यायप्रियता पर सवाल खड़े कर दिए। तो जाहिर है अंग्रेज भी इससे कुछ असहज हुए होंगे। बिल्कुल। जहां शुरू में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का मजाक उड़ाया था, कहा था माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है ये तो। हाँ, अति सूक्ष्म अल्पसंख्यक। वहीं बाद में लॉर्ड कर्जन जैसे वाइसरॉय ने इस बढ़ते राष्ट्रवाद को दबाने की कोशिश की। 1904 का वो इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट था ना जी, वो इसी का उदाहरण माना जाता है कि यूनिवर्सिटीज पर सरकारी कंट्रोल बढ़ाओ, राष्ट्रवादी एक्टिविटी रोको। इन सब कदमों से असंतोष और बढ़ गया। तो मतलब नरम दल की जो अपीलें थी, उनका असर कुछ खास हुआ नहीं, और अंग्रेजों का रवैया भी सख्त होता गया। इसी बैकग्राउंड में फिर नए विचार आए होंगे। बिल्कुल सही। अंग्रेजों की बेरुखी, कर्जन की नीतियां, इनसे कांग्रेस के अंदर ही कई नेता सोचने लगे कि भाई सिर्फ चिट्ठियां लिखने से काम नहीं चलेगा। यहीं से उभार हुआ गरम दल का, एक्सट्रीमिस्ट्स का। और इसके बड़े चेहरे थे लाल बाल पाल। हाँ, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इनकी सोच नरम दल से कैसे अलग थी? बहुत ज्यादा। जमीन आसमान का फर्क था जी। जहां नरम दल ब्रिटिश राज के अंदर ही सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहा था, वहीं तिलक ने नारा दिया,
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज, हाँ। ये लोग याचिकाओं की बजाय जनता को साथ लाने, बॉयकॉट करने, स्वदेशी अपनाने पर जोर देते थे। अच्छा, मास मोबिलाइजेशन। बिल्कुल। तिलक का तो अंदाज ही अलग था। कहते हैं उन्होंने साफ कहा, हमें भीख नहीं, अधिकार चाहिए। और उन्होंने लोगों को जोड़ने के लिए, उनमें वो राष्ट्रीय गौरव जगाने के लिए गणपति उत्सव, शिवाजी फेस्टिवल जैसे सांस्कृतिक मंचों का भी इस्तेमाल किया। ये दिलचस्प है। तो कुल मिला के देखें तो 1885 से 1905 का ये जो 20 साल का दौर था, ये एक तरह से भारतीय राष्ट्रवाद की नींव रख रहा था। हाँ बिल्कुल। नरम दल ने शुरुआत की, संवैधानिक तरीके अपनाए, तो गरम दल ने संघर्ष का रास्ता दिखाया। प्रेस, लिटरेचर और वो ड्रेन ऑफ वेल्थ की समझ, इन सब ने लोगों को जगाया। निश्चित रूप से ये वो फाउंडेशन थी जिस पर आगे चलकर बड़े आंदोलन खड़े हुए, खासकर 1905 में जब कर्जन ने बंगाल बांटा। हाँ, बंगाल विभाजन। तो इसी गरम दल की विचारधारा ने स्वदेशी आंदोलन को हवा दी, जो आजादी की लड़ाई का एक बहुत अहम मोड़ बना। तो हमने देखा कि कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत हुई, कैसे नरम और गरमपंथी विचार पनपे, और कैसे इस दौर ने आगे के स्वतंत्रता